हमारी डेली डाइट हमारे स्किन पर कैसे रिफ्लेक्ट होती है? So whatever you are eating that will become part of your new skin cells. ओके सो जब आप खा रहे हो तो जो भी आप खा रहे हो वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपकी स्किन का. कि लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, स्किन पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सो इफ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड द स्किन इज द मिरर ऑफ योर लाइक वट एवर यू आर ईटिंग. प्रोसेस फूड से आप कनेक्ट कर रहे हो एक्ने को? तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है. सो वी हैव द लिमिटेशन ऑफ द वाटर इनटेक लाइक फॉर मेन वुमेन एंड फॉर चाइल्ड. प्रोबेबिलिटी है कि सूनर और लेटर वो चीज़ शो अप होगी। धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं. आपको हेयर लॉस होगा, या तो आपके नेल्स अच्छे नहीं हो रहे होंगे, या तो ड्राई स्किन हो रहा होगा, किसी को ऑयली स्किन. लेकिन क्या होता है जब तक हम उस चीज़ को समझ पाते हैं तब तक ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका होगा. आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशनल फंडामेंटल्स फॉर स्किन, डिफरेंट स्किन कंडीशंस एंड फूड्स दैट ट्रिगर फूड एज स्किन मेडिसिन और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल चेंजेस. ऑल्सो वी विल बस्ट सम क्विक फायर मिथ्स एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स हमारे आज के गेस्ट हैं पल्लवी खंडेलवाल, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ हेल्थ एक्सपर्ट. इस एपिसोड को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट अदर डाउट्स डू यू वांट अस टू क्लियर इन अवर अपकमिंग एपिसोड्स. एंजॉय द शो. हमारी डेली डाइट हमारे स्किन पर कैसे रिफ्लेक्ट होती है? सी रोहित, जो हमारी स्किन है, इफ यू सी आवर बॉडी, सो स्किन हमारी बॉडी का अगर आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पार्ट हमारा स्किन का है. ठीक लार्जेस्ट है, ऑर्गन. एग्जैक्टली. सो द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू स्किन, सो वट एवर यू आर ईटिंग, वेदर इट इज़ पुअर डाइट और न्यूट्रिएंट रिच डाइट, इट विल राइटली शो अप ऑन योर फेस. अगर आप देखते हैं कि किसी का जो स्किन है काफ़ी ग्लो कर रहा है, काफ़ी यूथफुल है, काफ़ी प्लम्पी है, सो आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? द स्किन इज़ द मिरर of your like whatever you are eating. Exactly. So the thing is कि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, full of carbs, protein, healthy fats, fiber, बैलेंस्ड डाइट. probiotics, prebiotics, everything is there in your plate, then it will show rightly upon your face कि you are eating the healthy diet. ठीक है? मैंने बीच में कहीं पे पढ़ा था, मतलब इट वाज एन एक्सपर्ट कन्वर्सेशन इटसेल्फ. वहाँ पर उनका ऐसा कहना था कि डाइट अपनी जगह पर है, स्किन अपनी जगह पर है. कई बार डाइट का कनेक्शन नहीं आता है. आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दैट. मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट वी ईट शोज अप. एग्जैक्टली क्योंकि जो स्किन है, आप जो भी खाते हो, तो स्किन क्या करती है, रिन्यू होती है एवरी 28 to 40 डेज के बीच में. सो वट एवर यू आर ईटिंग दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर न्यू स्किन सेल्स. ओके, सो जब आप खा रहे हो तो जो भी आप खा रहे हो वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपकी स्किन का. सो इफ़ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, सो आपको रॉ मटेरियल तो स्किन को मिल ही नहीं रहा है. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रॉ मटेरियल, हाउ इज़ द बिल्डिंग? अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रेंथ होगी, तो आपकी स्किन भी वैसे ही होगी, इलास्टिसिटी अच्छा होगा, कोलैजन प्रोडक्शन अच्छा होगा बॉडी में. और दूसरी चीज़ है कि जो स्किन होती है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर गट हेल्थ ऑल्सो. So whatever you are eating is going inside your gut, and the gut and skin axis, it's like works parallelly. So whatever you are eating definitely going to reflect on your skin. पर ऐसा कहीं कहीं पे तो देखा है कि लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, लेकिन अभी स्किन पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सूनर और लेटर वो चीज़ शो अप होगी? सी देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ एकदम से ओवरनाइट शो नहीं होती है. इन अ लॉन्ग रन यू विल सी द रेपरकशंस ऑफ समथिंग. लाइक इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, और आप लेट सोते हो, और आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, आपका डाइट पुअर है, सो धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं. आपको हेयर लॉस होगा, या तो आपके नेल्स अच्छे नहीं हो रहे होंगे, या तो ड्राई स्किन हो रहा होगा, किसी को ऑयली स्किन. लेकिन क्या होता है जब तक हम उस चीज़ को समझ पाते हैं तब तक ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका होता है. और जब हमें एकदम से वो ओवरनाइट उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि ओह आई एम गेटिंग द पिम्पल्स, सी आई एम गेटिंग द हेयर लॉस प्रॉब्लम, तब हम उस चीज़ से वेकअप कॉल हमें मिलता है और हम सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ. और अगेन अगर आप डर्मैट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको यही बोलता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खाते हैं खाने में, हाउ मच वाटर यू ड्रिंक. सो एनीवेज इंटरनली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो एक शो हो जाता है आपकी स्किन के थ्रू. सो इवेंचुअली नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो विथ टाइम वो एजिंग जैसे जैसे होगा वो आपको शो करने लगेगा आपके स्किन पे.
अभी आपने 2 बार हाइड्रेशन बोला है, हम्म तो आप ब्रीफ करो कि हाइड्रेशन के ऑप्टिमम लेवल्स कैसे डिसाइड होंगे? सी कोई WHO, स्टैंडर्ड है? एग्जैक्टली WHO ने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया है. फिल सी देयर पेज. सो वी हैव द लिमिटेशन ऑफ द वाटर इनटेक लाइक फॉर मेन, women एंड फॉर चाइल्ड. ठीक है. सो फॉर मेन इट इज़ नियर अबाउट 2.5 to 3.5 liters per day. Okay. And for women it is 2 to 2.5 liters per day, and for kids it is nearby 1 to 1.5 liters per day. So if you are drinking this much amount of water, so आपकी सेल्स हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी स्किन ऑलरेडी जो रिन्यूएबल जो प्रोसेस होता है स्किन का वो अच्छे से होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, सारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करेंगे. सो हाइड्रेशन इज़ अ की फॉर अ गुड स्किन हेल्थ. सो सब बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं आजकल आउटर ब्यूटी पे, तो प्रोडक्ट्स लगाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इंटरनली कैसे हैं, हमारा फंक्शनिंग कैसा है बॉडी का, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्किन हेल्थ कैसी है. ओके. सो even if you are not drinking enough water, try to include more of like coconut water, lemon water, और मे बी सम काइंड ऑफ जीरा वाटर, कॉन्कॉक्शंस वाटर. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपना हाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, जब हम प्लेन वाटर पीते हैं, जैसे मेरे पास भी कभी कोई क्लाइंट आता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन कि क्लाइंट आके बोलता है कि मुझसे तो 1 ग्लास ही पानी पिया जाता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं पी पाता. हाँ, वेदर की वजह से। एग्जैक्टली. और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं होता है कि मुझे प्यास लगी है या फिर मुझे पानी पीना है. सो व्हाट आई सजेस्ट कि जब आपको प्लेन वाटर नहीं अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा फ्लेवरफुल करो. लाइक इफ यू आर पुटिंग, सबसे पहले आप सुबह उठते हो, सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे, सो ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर विथ लेमन. आपने बहुत सारे क्या होगा सेलिब्रिटीज उससे? को सुना होगा कि लेमन वाटर पीते हैं हम सुबह उठ के. सो द साइंस बिहाइंड इट इज व्हेन यू पुट लेमन इनसाइड द वाटर, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रोलाइट्स. Okay, so hydration is not just drinking the plain water, it should contain electrolytes also. At the same time, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बॉडी में अच्छी स्किन के लिए कोलाजन की ज़रूरत होती है, एंड कोलाजन क्या होता है, तभी बनता है बॉडी में जब आप उसको विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं. ओके. So lemon is giving you vitamin Vitamin C. C. That will enhance your collagen production. And at the same time, lemon helps you in fat metabolism also. So मिथ तो नहीं है ये? नहीं, इट्स नॉट अ मिथ. आप इसके पीछे का साइंस पढ़ सकते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, जो लेमन होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है. सो साइट्रिक एसिड में प्रॉपर्टीज होती हैं कि फैटी लीवर आपने सुना होगा, जो हमारे लीवर में फैट डिपोजिशन हाँ, होता है. क्योंकि फैट सो वो प्रोडक्शन एग्जैक्टली, सो वो उसको किल करता है, उसको इन्हांस करता है, तो उससे हमारा फैटी लिवर का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. एट द सेम टाइम किडनी स्टोन से अगर किसी को, सो अगेन सिट्रिक एसिड उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. एट द सेम टाइम सिट्रिक एसिड है, लेमन में विटामिन सी है, सो इट विल इनहांस योर प्रोडक्शन ऑफ WBC. अच्छा, सो इम्यून okay. सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. सो आप सोचो एक छोटा सा जो नींबू है आपको कितने बेनिफिट्स दे रहा है. अगर मैं आपको बोलूँ कि सुबह उठ के सिर्फ एक नींबू पानी पीने से आपको इतने बेनिफिट्स हैं, सो यू विल से कि ठीक है, व्हाई Let's नॉट. start. यस, व्हाई नॉट. सो दिस इज़ द की कि आप हाइड्रेशन करो, लेकिन उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ें ध्यान में रखो. चिया सीड वाटर आपने सुना होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है. सो चिया सीड क्या है, चिया सीड में ओमेगा 3 है, प्रोटीन है. सो प्लेन वाटर नहीं पिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं उसको चिया सीड के साथ ऐड करके बोलूँगी तो इट लुक्स वेरी फैंसी, बट यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑल्सो. अब आप मुझे इसके अंदर 2 चीज़ें और बताओ. एक तो लेमन वाटर के साथ में शुरुआत से लेके हनी का बहुत कल्चर रहा है, और एम्प्टी स्टमक हनी लेना, ये अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कोई बोलता है बेनिफिट्स हैं, कोई बोलता है सुबह सुबह आपने एकदम से इंसुलिन स्पाइक कर दिया, एंड हनी इज एज गुड और एज बैड एज शुगर. जस्ट एक्सेप्शन कि वहाँ पे थोड़े से मिनरल्स मिल रहे हैं. तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सी बीइंग अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हनी के बेनिफिट्स नहीं है. ऑब्वियसली हनी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट. अभी बताया ना लेमन वाटर में मॉर्निंग में Yes. आप So सजेस्ट करोगे? that is not the right way if you are taking the lukewarm water. So जो हनी की प्रॉपर्टीज होती है, अगर पानी गर्म है तो वो टॉक्सिक बन सकता है, तो वो Okay. आपको बेनिफिट नहीं देगा, वो आपको और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देगा. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ जस्ट आफ्टर वॉचिंग वन इंस्टाग्राम रील
आप उसको फॉलो करते हो, तो आपको उसके पीछे का साइंस पता होना चाहिए. इसीलिए हम आई ऑलवेज रेकमेंड, आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले अगर कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है खाने के लिए, सो उससे इन्फ्लुएंस होने से पहले उसका रीज़न जानो, उसका लॉजिक जानो. ठीक है. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉजिक्स एंड द साइंस बिहाइंड वॉट यू आर डूइंग विथ योर बॉडी, देन देयर इज़ नो यूज ऑफ डूइंग इट. ओवर हाइड्रेशन कोई कॉन्सेप्ट है? आपने भी एग्जैक्टली. बताया कि WHO के हिसाब से 3.5 लीटर इज द लिमिट फॉर मैन. आई अप्रोक्सीमेटली ड्रिंक 5 लीटर्स अ डे. तो आपको लगता है कि उसके कोई कॉन्स हैं? हाँ, देखो क्या होता है रोहित, कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है वाटर इनटेक. जो मैंने आपको स्लैब बताया, जो रेंज बताया, ज़रूरी नहीं है कि उससे ज़्यादा पी लोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा. इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हो, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, बॉडी डिहाइड्रेट फील कर रही है, सो ऑब्वियसली यू विल ड्रिंक मोर वाटर. Makes ठीक है. sense. सो डिपेंड करता है कि नीड क्या है. ठीक Hmm. है. ऐसा नहीं है कि WHO ने जो रिकमेंडेशन दिया है तो उससे ज़्यादा पी लूँगा या फिर उससे कम पीऊँगा तो प्रॉब्लम होगा. बट द थिंग इज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी की नीड क्या है. एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. योर लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट देन माइन. ठीक है. सो Makes मेरी sense. ज़रूरत उतनी नहीं है, मैं एसी में बैठी हूँ, मुझे उतने पानी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हो सकता है आप दिन भर धूप में वॉक कर रहे थे, आपका काम ऐसा था, तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा आप करते हैं. सो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है बॉडी की. कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं दैट प्ले द बिगेस्ट रोल इन मेंटेनिंग ग्लोइंग एंड यूथफुल स्किन? सी व्हेन इट कम्स टू द विटामिन्स एंड मिनरल्स जो स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला अगर आपने नाम सुना होगा तो हमारे मार्केटिंग आपने देखे होंगे, सब मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब में लिखा रहता है विटामिन सी. सो विटामिन सी जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मिनरल है. उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि लेमन वाटर में भी अब जो हम पी रहे हैं उसके पीछे क्या साइंस है, कोलैजन प्रोडक्शन. सो विटामिन सी सबसे पहला, जो कि हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, वेदर इट इज़ लेमन, ऑरेंज और कीवी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में विटामिन सी होता है. फिर वेजिटेबल्स की बात करें तो हमारे पास बेल पेपर्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छा विटामिन सी होता है. रेड बेल पेपर्स हैं, येलो बेल पेपर्स हैं. तो ये सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें विटामिन सी होता है, और वो सब हेल्प करते हैं कोलैजन प्रोडक्शन में. एट द सेम टाइम जो हम सनलाइट में निकलते हैं, यूवी रेज से जो हमारी स्किन को डैमेज होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी. तो अगर जो आपकी बॉडी में कोलैजन बन रहा है ना, अगर आपने उसको विटामिन सी प्रॉपर नहीं दिया तो कोलैजन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है. विटामिन सी एग्जैक्टली करेगा क्या बॉडी के अंदर? एग्जैक्टली. विटामिन सी जो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली कोलैजन को प्रोड्यूस करती है. ठीक है. लेकिन क्या होता है, विथ एज कोलैजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, डिक्लाइन होता है. जब हम बच्चे से लेकर बड़े तक बात करें, आफ्टर 25 ईयर्स कोलैजन प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है. सो हम उसको क्या करते हैं, बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कम कोलैजन बॉडी में होगा तो स्किन इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, यूथफुल नहीं लगेगी, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी. सो उसको मेंटेन करने के लिए जो कोलैजन प्रोडक्शन है उसमें क्या हेल्प करता है, विटामिन सी. सो दैट्स वाई विटामिन सी तो बॉडी में नहीं बन रहा है, वो तो हमें आउटसाइड से सप्लाई करना पड़ रहा है. स्टोर होता है? नहीं, you cannot store that. So you have to give the constant dose of vitamin C to your body for collagen production. So you have Recommended dose? It's not like recommended dose होता है, but if you are eating one citrus fruit daily, suppose, that is enough. और अगर एक लेमन ले वन लिया तो? आंवला आपने लिया, दैट इज इनफ. One lemon ले लिया? हाँ, दैट इज इनफ. That's एग्जैक्टली. बट कंसिस्टेंसी इज द की. ऐसा नहीं हो सकता कि आज खाया फिर एक हफ्ते नहीं खाया, ऐसा नहीं. डेली यू नीड टू ईट a little amount of vitamin C. Then आपके पास दूसरा विटामिन है विटामिन E. That is also very helpful when it comes to skin. Then we have vitamin A. विटामिन ए आपको मिलता है कैरेट्स में, बीटा कैरोटीन जिसे हम कहते हैं, और स्वीट पोटैटोज़ में. विटामिन ई जो मैंने आपको बताया वो आपको मिलेगा आपके आलमंड्स में, स्पिनच में. एंड द मिनरल्स विल टॉक अबाउट, अगर मिनरल्स की बात करें तो सेलेनियम है. सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए. ये सब एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल Vitamin आते हैं, C, बिल्कुल आते हैं. selenium. एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपको जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, बिकॉज ऑफ लाइक जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं हमारे स्किन में, जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, ये उसको कंट्रोल में रखता है. तो जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलता है. जिंक कम हुआ तो ऑयल ज़्यादा होगा या ऑयल कम होगा? नहीं, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, ना कि ज़्यादा होगा ना कि कम होगा. दैट विल कंट्रोल योर ऑयल प्रोडक्शन. So it will basically regulating the sebaceous gland
और आपकी जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कैसा है और आपकी डाइट कैसी है। सो अगर आप डाइट अच्छी रखोगे और हाइड्रेशन अच्छा रखोगे तो जो आपकी ग्लैंड्स है वो ऑयल जितना चाहिए उतना ही प्रोड्यूस करेंगी। सो बेसिकली इसके पीछे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो ग्लैंड्स होती है हमारी वो क्या, उनको क्या सिग्नल मिल रहा है कि पानी कम है बॉडी में, सो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे कि स्किन हाइड्रेटेड रहे। ओके। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, सो वो अगर पोर्स में जाके बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं तो वो एक्ने बन जाता है। सो दैट्स व्हाई वी रेकमेंड जब भी आप किसी डर्मैट के पास जाएंगे एक्ने के लिए तो वो आपको हमेशा जिंक की टैबलेट लिख के देते हैं। 100%। और वो स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर भी जिंक का रोल है उसमें, ऑयल कंट्रोल के लिए। हाँ, सो जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। सो और द लास्ट थिंग इज योर हेल्दी फैट्स, जो आपको मैंने बताया ओमेगा 3 होता है। सो ओमेगा 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो स्किन है हाइड्रेशन के लिए, उसमें स्किन में ना सेल मेम्ब्रेन होता है, जो हमारी स्किन होती है वो सेल से बनी होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनती है ओमेगा 3 से, एंड दैट रिटेन्स मॉइस्चर, और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्किन बैरियर, ठीक है। सो स्किन बैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। ओमेगा में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इनका रोल थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? See, omega 3, omega 6, these all are fatty acids, or omega 9. So every food is giving you different different fatty acids. So when it comes to like skin के लिए बात करें तो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा ओमेगा 3, बिकॉज उसमें क्या है, आपके जो फ्लेक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, इनसे आपको ओमेगा 3 मिलता है। और ओमेगा 3 ही सिर्फ ऐसा फैटी एसिड है जो पार्ट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, बाकी नहीं होता है? नहीं, बाकी होते हैं, लेकिन द मेजर रोल विच इज प्लेइंग इज ओमेगा 3, ओके, ठीक है। सो वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर फैटी एसिड्स। और हमारे जितने भी फैटी टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में वो भी हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और जो भी आप सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हैं उनसे बनते हैं। सो ज़्यादा भी फैटी एसिड्स नहीं खाना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी फैट्स क्या होता है, गुड फैट्स क्या होता है और बैड फैट्स क्या होते हैं। सो जो हमारे ये जो ट्रांस फैट लिखा रहता है अगर पैकेट फूड में, तो हम मना करते हैं कि ट्रांस फैट है, या फिर आप जितने भी ये फ्राइड फूड खाते हैं जो रेपिटेटेड हीटेड किया जाता है ऑयल उसमें बनाए जाते हैं, सो वो ज़्यादा हार्मफुल है। सो दैट इज़ कॉल्ड बैड फैट। लेकिन जब आप वॉलनट्स खा रहे हैं, चिया सीड्स खा रहे हैं, फ्लेक्स सीड्स खा रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं हेल्दी फैट्स। अभी आपने बताया था गुड फैट और बैड फैट के बारे में। Yes. उनके लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कैसे मेजर करें? सो सी रोहित, जब फैट्स की बात होती है तो देयर आर लॉट मैनी ब्लड टेस्ट नाउ डेज। सो आप वो करा सकते हैं, आप उससे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई है, डल है, या फिर आपको अंदर से भी फील होता है, जब हम हाइड्रेशन कम होता है तो हमारी स्किन खिंची खिंची सी लगती है। सो अगर आपको लग रहा है तो वन शुड गो फॉर ब्लड टेस्ट। अगर उसमें फैट कॉम्पोजिशन पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में गुड फैट अच्छा है या नहीं है, या फिर बैड फैट कितने कॉम्पोजिशन में है, तो उससे आप पता लगा सकते हो। और उसके बाद आप एक डाइटिशियन से एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवा सकते हो और आप फॉलो कर सकते हो। सो फैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। सो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो जस्ट गो फॉर ब्लड टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। फैट्स के बारे में हमने बात कर ली है। प्रोटीन मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि I know. हाँ और प्रोटीन फेवरेट है आपका। और बहुत हाइप भी है। हाँ, हाइप फॉर गुड रीजंस, हाँ, कि हाँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Yes. अब आप बताओ कि स्किन के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है रोहित, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है स्किन में कौन सा वाला प्रोटीन होता होगा? इज देयर एनीथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड योर माइंड कि कोई पर्टिकुलर आपने सुना है कि ये प्रोटीन से स्किन अच्छी होती होगी, ऐसा कुछ पता है आपको? प्रोटीन का सोर्स बोल रहे हो, प्रोटीन के टाइप्स कह रहे हो, या नहीं, स्किन? द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट योर स्किन नीड्स। ऐसा कोई प्रोटीन का नाम आपको आ रहा है दिमाग में, आपको पता है कुछ? हैव यू लाइक हर्ड अबाउट कोलाजन? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल हम कोलाजन पाउडर खाते हैं। राइट। सो कोलाजन जो होता है वो हम्म। स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो आपकी स्किन में जो आप इलास्टिसिटी देखते हो
और आपकी जो प्लम्पीनेस है, यूथफुलनेस है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि कोलाजन प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो कोलाजन प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बॉडी खुद ही बना रही होती है। और कोलाजन इटसेल्फ इज़ अ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारी स्किन को एक स्ट्रक्चर देता है। प्रोटीन तो आपने देखा होगा, किसी की स्किन का टेक्सचर स्मूथ होता है, किसी की स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं होता है। सो लोग बोलते हैं यार मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, कितनी बेबी स्किन है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कोलाजन। और कोलाजन जो होता है वो 30 to 35% ऑफ योर बॉडी का जो प्रोटीन है वो कोलाजन है हमारी बॉडी में। ओके, ठीक है। सो अब आप बताओ मुझे कि कोलाजन इटसेल्फ इज व्हाट? इट इज अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो Amino एसिड्स। acids, ठीक है। right. सो जो अमाइनो एसिड्स हैं जिससे कोलाजन बनता है वो आपके होते हैं आपका जो ग्लाइसिन है, प्रोलीन है और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। इन तीनों अमाइनो एसिड से बनता है कोलाजन। ओके, सो अब जब आपकी स्किन की बात आती है तो अगर बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन कम होने लग गया है विथ एज, ठीक है, सो आप या तो उसको बाहर से सप्लाई करोगे। और बाहर से कैसे करते हैं हम? जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू फूड्स कर सकते हैं हम, ठीक है, हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और फिर थ्रू सप्लीमेंटेशन आजकल जो आ गया है मार्केट में कि कोलाजन पाउडर जो हम खा रहे हैं उसके थ्रू हम करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट द लाइक सोल्यूशन। इट कैन फिल द गैप, बट एक जो आप होलसम डाइट के थ्रू जो डाइट चाहिए। एग्जैक्टली सो वो एक मेजर रोल है आपकी स्किन के लिए, जो आपके स्किन के रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन के जो सेल टर्नओवर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन सेल टर्नओवर आप समझते हैं क्या होता है? जी, हाँ, तो वो जब न्यू सेल्स न्यू बनते हैं सेल्स तो बनते हैं। ओल्ड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। सो वो तभी होगा जब आपकी बॉडी में एक अच्छा कोलाजन प्रोडक्शन हो रहा होगा। एंड इफ विल सी, जो कोलाजन होता है वो सिर्फ स्किन का पार्ट नहीं होता है, वो हमारे बोन्स का पार्ट होता है, वो हमारे कार्टिलेज का पार्ट होता है, जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी है। एंड हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोलाजन होता है। तो सो प्रोटीन का इंटेक इन सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो कोलाजन जहाँ जहाँ आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो आप अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे सो कोलाजन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। और कोलाजन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी मल्टीपल, जैसे आपको जॉइंट का जो मैं अगर बात करूँ घुटने की, सो जो हमारे जॉइंट्स में जो एक कुशनिंग मटेरियल कार्टिलेज। होता है, एग्जैक्टली वो कोलाजन से बनता है। ठीक है। जो ओके, हमारी बोन्स होती है, अगर किसी को मल्टीपल, आप देखते होंगे बहुत लोग बोलते हैं मैं जैसे ही गिरता हूँ मुझे फ्रैक्चर हो जाता है बहुत जल्दी। सो वो बिकॉज ऑफ कोलाजन होता है। अगर आपकी बॉडी में कोलाजन अच्छा नहीं तो आपको बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, आपकी बोन्स अच्छी से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। और नेल्स का आपने सुना होगा, कई लोगों के नेल्स बहुत ब्रिटल अच्छे, होते हैं कई लोगों के। एग्जैक्टली कई लोगों के नेल्स एकदम अच्छे नहीं होते हैं। तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी में कोलाजन प्रोडक्शन कैसा है और वो कैसे आप बढ़ा सकते हो, थ्रू प्रोटीन इंटेक, through ओके, vitamins and minerals. So protein plays a very important role in our body. आप चाहे स्किन की बात कर लो, चाहे दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात कर लो, मसल रिपेयर। अगेन आप तो जिम करते हैं, आपको पता होगा कि मसल आपकी जो मसल मास होती है उसको गेन करने के लिए हाँ, प्रोटीन वो चाहिए। ब्रेक डाउन के बाद में रिपेयर करने के लिए वो लगता ही है। सो अगेन जो भी प्रोटीन आप खा रहे हो वो बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा है। सो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी स्किन का भी है। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आप मुझे कुछ स्किन कंडीशंस और उनके हम ट्रिगर्स के बारे में जो बात करने वाले हैं उस पे मुझे इन्फॉर्मेशन दो। विच फूड्स आर मोस्ट कॉमनली लिंक टू एक्ने फ्लेयर अप्स? कई सारे लोग कहते हैं कि हमने कुछ खाया था और उसके बाद हमारी स्किन पे एकदम से हाँ, एक्ने बढ़ गया। एक्ने बढ़ एक्ने गया। था, हाँ, पहले भी था। कई बारी ब्रेकआउट्स आ जाते हैं और कई बार फ्लेयर अप हो जाता है कि जो था वो बहुत एकदम से शूट अप हो गया। हाँ। तो इस कुछ ऐसा कुछ होता है किसी फूड में कि कोई सर्टेन केमिकल्स होते हैं, कोई सर्टेन ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? सी रोहित, एक्ने की जब भी बात आती है ना तो आपको समझना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। ठीक है। सो एक्ने मल्टीपल लाइक फैक्टर्स होते हैं जिनसे हो सकता है। किसी को हार्मोनल एक्ने होता है, किसी को गट रिलेटेड एक्ने होता है, किसी को जेनेटिक्स है, लाइक क्योंकि घर पे मम्मा और पापा को था तो वो हेरिडिटरी है। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर वर्किंग व्हेन इट कम्स टू एक्ने। फिर किसी का स्किन केयर अच्छा नहीं होगा तो भी एक्ने का प्रॉब्लम होता है। कोई बहुत ज़्यादा मेकअप और ऐसे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो भी किसी किसी के पोर्स को क्लॉग क्लॉग्ड कर कर लेते देते हैं, हैं। राइट। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं एक्ने को। सो अगर किसी को एक्ने है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। अब हो सकता है कि कोई टीनेज
एक्ने से डील कर रहा हो, तो ऑब्वियसली वो हार्मोनल हो सकता है, क्योंकि बॉडी टेस्टोस्टेरोन बना रही है, एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है, एंड्रोजन्स। तो जब एक एज होती है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होना है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये टीनेज एक्ने है, थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा, बिकॉज आपके हार्मोन्स में जो हैवॉक चल रहा है उस टाइम पे, वो उसके कारण है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड खाता हूँ या फिर जंक फूड खाता हूँ, तो ओबेसिटी भी होती है, एक रीज़न है उसके पीछे, और उसके साथ साथ एक्ने भी हो रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू एक्ने, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, देन ओनली यू कैन गो फॉर द लाइक कि क्या क्योर है इसका, क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं। बट द मेजर थिंग, अगर हम बात करें एक्ने की, तो अगर कोई भी इंसान एक्ने के लिए आता है, सो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, पहले मैं उससे ये पूछूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत कुछ बता देता है उस इंसान के बारे में। अगर उसका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, खाने में डेली बाहर का खाना खा रहे हो आप, प्रोसेस फूड खा रहे हो, तो पैकेट प्रोसेस फूड। फूड्स से आप कनेक्ट कर रहे हो एक्ने को, कि बिल्कुल, प्रोसेस फूड्स की वजह से भी एक्ने एग्जैक्टली होता है, आप क्या फ्लेयर अप हो उसमें, सकता है? हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, एक्ने का मेजर जो कल्प्रिट होता है वो शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। सो शुगर स्पाइक क्या होता है, तब होता है जब बॉडी में आप ज़्यादा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत फ्रीक्वेंटली स्पाइक कर रहा हो और फिर क्रैश कर रहा हो, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसके कारण। सो एक मल्टीपल रीज़न उसके, जो आप वाइट ब्रेड्स खाते हो, जो आप बेकरी आइटम्स खाते हो, जितना भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, दैट गिव्स यू इंसुलिन स्पाइक, और जितना इंसुलिन स्पाइक होगा उतना सीबम प्रोडक्शन होगा, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि शुगर की वजह से इंसुलिन स्पाइक इंसुलिन होगा, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, और उसकी वजह से सीबम सीबम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन, और फिर दैट विल सीबम गिव यू प्रोडक्शन की वजह से एक्ने। एक्ने हो रहा है। एग्जैक्टली। तो सो एक्ने आपको, फ्लेयर अप्स के लिए हम लोग एक मेजर कल्प्रिट शुगर को अपनी कैटेगरी बिल्कुल में रख सकते बिल्कुल, हैं सो कि यू बाय हैव एनी टू, चांस शुगर तो है यस, सो यू हैव टू प्रॉब्लम। कट डाउन द शुगर। अब शुगर क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ चीनी, वाइट शुगर जो है वही कल्प्रिट है, बट इवन इफ यू सी द इंग्रेडिएंट्स, आप वाइट ब्रेड खाते हो उसमें भी शुगर इंग्रेडिएंट है, अगर आप कोई नमकीन खा रहे हो उसमें भी शुगर इंग्रेडिएंट है, आप कोई भी बिस्किट खा रहे हो उसमें भी शुगर है। सो लॉट ऑफ आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, उनमें मैदा है, शुगर है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये तीनों ही कल्प्रिट है एक्ने का। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इन लाइक लार्ज क्वांटिटी, देन ऑब्वियसली आपको एक्ने का इशू आएगा विथ टाइम। अभी आपने मुझे कहा था कि डेयरी भी एक कल्प्रिट है, पर डेयरी कैसे कल्प्रिट? हम तो यहाँ पर इंडिया में बचपन से लेके ही डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, हमने हमेशा हाँ। उसको न्यूट्रिशन से जोड़ा, हम्म। हमेशा उसको वेलबींग से जोड़ा है। तो आप ये कह रहे हो कि अब डेयरी इज ऑल्सो कल्प्रिट इन स्किन केयर, हाउ? यस, सी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि दूध पीने से कुछ नहीं होता है, लेकिन दूध पीने से एक्चुअली बहुत कुछ होता है। सो व्हेन इट कम्स टू योर स्किन एंड एक्ने इशूज, सो मिल्क में ना हॉर्मोन्स होते हैं, एंड उसमें लैक्टोज का रोल है इसमें? उसमें IGF-1 भी होता है, जिसे हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ओके। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसका फुल फॉर्म है। सो जो ये IGF-1 है और जो हॉर्मोन्स मिल्क में होते हैं, वो अल्टीमेटली जब हम कंज्यूम करते हैं, तो नॉट विथ एवरीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये एक रीज़न होता है कि वो जाके आपके हार्मोन से इंटरेक्ट करता है, और जब वो आपके हार्मोन से इंटरेक्ट करता है तो वो आपका सीबम प्रोडक्शन, अगेन जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, वो इंक्रीज कर देता है। सो जैसे ही सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, हार्मोन्स में इम्बैलेंस होगा, तो आपको एक्ने फ्लेयर अप हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करिए, एंड आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो बोलता है कि आप अगर एक्ने का इशू हो रहा है तो आप कम से कम पनीर खाइए, कम चीज़ खाइए, कम मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि, और दूसरी चीज़ क्या होती है रोहित, आपने देखा होगा हमारे यहाँ दूध में बहुत ज़्यादा चीनी डाल के दिया जाता है। सो मैंने आपको बताया है कि शुगर एक मेजर कल्प्रिट है। वो तो जो है। शुगर होता है ना, उसमें अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, लाइक आप मिल्क ले रहे हैं उसमें भी शुगर डाल के ले रहे हैं, सो इफ़ यू आर टेकिंग एक्सेस शुगर, तो वो कोलेजन से जाके बाइंड करता है, और उससे क्या होगा? वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उस कोलेजन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा। एग्जैक्टली। सो द मोर शुगर यू आर गिविंग टू योर बॉडी, सो वो जाके बाइंड कर रहा है कोलेजन से। ग्लाइकेशन इसी को बोलते हैं? इसी को हम ग्लाइकेशन कहते हैं, Okay, एग्जैक्टली। सो ग्लाइकेशन प्रोसेस अगर आपकी बॉडी में होगा तो प्रोटीन डैमेज होता चला दैट्स द जाएगा। अल्टीमेट थिंग कि एजिंग
का जो पार्ट है वो वहाँ से फिर इंक्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली सो हाँ। वो भी एक रीज़न है कि जब आप मिल्क ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो आपको एक्ने रेगुलर बेसिस पे आ रहा होता है। सो इसीलिए मेजर कल्प्रिट मैंने आपको बोला कि शुगर। रिफाइंड कार्ब्स हैं, शुगर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड योर लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स तो है ही। अल्कोहल और कैफीन की वजह से भी कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो और वर्सन अप हो सकती हैं? सी अल्कोहल और कैफीन दोनों ही अगर हम बात करें तो बॉडी को क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑन रेगुलर बेसिस और आप अगर कॉफ़ी पीते हैं तो सबसे मेजर चीज़ जो आप फेस करेंगे वो होता है डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली लिंक टू योर हाइड्रेशन जो स्किन को ज़रूरत है। ठीक है, सो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल ले रहे हैं तो दैट विल ट्रिगर द इन्फ्लेमेशन इन योर गट, जो आपकी जो गट की लाइनिंग होती है उसको इन्फ्लेम्ड कर देगा। सो अगर हम बात करें गट की, तो गट बेसिकली ऐसा लोगों को लगता है कि गट में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, लेकिन गट में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आता है। द स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन कॉल्ड गट। अच्छा, ओके, तभी हम तो कहते हैं ना गट फीलिंग है हाँ, मेरी, हाँ, हाँ। बटरफ्लाइज हो रहे हैं ऐसा। स्टमक इज आल्सो नॉट अ No, पार्ट। no, no. ओके, So the small intestine and the large intestine, we called it gut. So Okay. उसमें जो आप जो भी खाना खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक में जाता है, और सबको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें गट का पार्ट हैं। लेकिन जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने खाया बॉडी ने उतना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया। सो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज एब्जॉर्प्शन में वहीं वो लोग काम करते सो हैं। गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। सो व्हेन यू आर फीडिंग बैड बैक्टीरिया, सो क्या करते हैं, वो जो हमारी इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। और सारे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और वो जो जिस चीज़ से जुड़े होते हैं वो कैसी होती है, जैसे आपने छन्नी देखी है, सीव, वैसी होती है। सो Okay. उससे क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उससे Okay. न्यूट्रिएंट्स बाहर जाते हैं बॉडी में, Okay. ब्लड में। ओके, सो ब्लड क्या है, पूरा फुल ऑफ वाटर है। ब्लड का आधे से ज़्यादा जो आप कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो उसमें पानी ही है। सो और फिर ब्लड वो न्यूट्रिएंट्स को दूसरे ऑर्गन्स तक सप्लाई करता है। सो जब आपके इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है, जो मैंने आपको बताया कि जो जंक्शन होता है जिससे एपिथेलियल सेल्स जुड़े होते हैं, बैड बैक्टीरिया उसको, उस छन्नी को बड़ा करते जाते हैं, होल को। तो अब क्या होता है, सिर्फ अभी तक न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जा रहे थे, अब टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड फूड और जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया है, वो सब भी ब्लड में जाने लगते हैं। तो अब इसके लिए क्या So- करना होगा? सो अगेन दैट विल शो अप ऑन योर स्किन, क्योंकि अब ब्लड में इम्प्योरिटीज आ गई, इसलिए हम कहते हैं ना ब्लड प्योरीफायर लो। जितने भी हम जूसेस पीते हैं कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स आके बोलती है कि खून साफ करने वाली चीज़ें, पेट साफ नहीं किया, किसी को भी एक्ने आ रहा होता है घर में तो हम बोलते हैं पानी कम पी रहे हो क्या, फिर दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, खून साफ नहीं होगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो गुड बैक्टीरिया, आप उसको बढ़ाइए। सो गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ेगा? प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। Exactly. So you need to include probiotics and prebiotics in your diet. So this is how you can increase the good bacteria. What are your top 5 skin superfoods you recommend to your clients? This is my favorite question because every client जो भी ऑफिस आता है सबसे पहले बोलता है Superfood चाहिए। मुझे ना सुपर फूड बता दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सुपर फूड बता दीजिए। बट रोहित, सुपर फूड भी डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स पे। सो अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसका सुपर फूड अलग होगा, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसके लिए सुपर फूड अलग होगा। हम पांचों के लिए अलग अलग वो ले लेते हैं कि आप मेरे को ओवरऑल स्किन के लिए बता हाँ, दो कि मतलब- ऑयली के लिए क्या चाहिए और ओके, एक्ने के लिए सो क्या चाहिए, बेसिकली अगर नॉर्मल के मैं लिए क्या 5 चाहिए। सुपर फूड की बात करूँ तो द फर्स्ट सुपर फूड विल बी योर बेरीज, लाइक एनी काइंड ऑफ बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, यस, एंटीऑक्सीडेंट्स। And the second, I will say olive oil or avocado, because that will give Healthy you fats. yes, healthy fats, and flax seeds, walnuts, and आपने ग्रीन टी तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, so green tea is also a superfood. है वो Exactly. वो So पहले बहुत हाइप था, अब लेकिन नहीं है उसका इतना क्रेज। कई लोगों ने शायद उसको स्विच कर लिया, बहुत सारी ड्रिंक्स आ एक गई। कंपाउंड होता है कैटेकिन्स, उसमें वो होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सुपर फूड इफ यू कैन, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गिविंग यू हाइड्रेशन ऑल्सो। हाँ, वो So- फॉर्म ऑफ वाटर हो हाँ, गया उसके साथ तो भी। वो भी एक सुपर फूड है। सो दीज आर द फूड्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड जितने भी मैंने आपको ये फूड्स बताए हैं, दे ऑल आर रिच इन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो।
एक चीज़ आप इसमें मुझे बताओ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मुझे आप टर्मरिक के बारे में बताओ, बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल के तौर पर टर्मरिक को भी बहुत प्रमोट किया जाता है हम्म इन आवर एंशियंट आयुर्वेदा स्टडीज़, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंडरी कर्ड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है कि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या वो सभी लोगों के लिए सेम बेनिफिट्स हैं? सी कर्ड मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कोई इंडिविजुअल लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो कर्ड के उसको साथ लैक्टोज का कन्वर्जन में तो डिफरेंस आ जाता है ना, कि कर्ड हाँ के साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू नहीं होता? कर्ड क्या होता है, किसी किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं होता है। आपने अगर आयुर्वेदिक की भी बात करी हो और कभी पढ़ा हो तो उसमें लिखा रहता है कि किसी का पित्त है, किसी को कफ क्या है, है? किसी को बात है। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और सबका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक जो रेशियो होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। सो आई कैन नॉट से कि कर्ड सबको सूट करेगा। सो कैसे पता चलेगा हाँ कि तो लेना अगर चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता कि कर्ड मुझे सूट होता है या नहीं होता हाँ है, तो तो मैं कैसे डिसाइड वो करूंगा? एक कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई चार्ट शीट है कि ये टिक बॉक्स लगा लिया तो मुझे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि जब आप खाते हो, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है, अगर आपको कोई रैशेज नहीं आ रहे हैं, अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड इशू नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, दैट मीन्स आपको वो सूट कर रहा है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन तो मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ स्लीप आपने बताया कि अगर जब तक कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोग हमारी स्लीप मॉनिटर कर सकते हैं, रैशेज मॉनिटर कर सकते हैं, हाँ कि अगर कंजम्पशन के बाद कोई रैशेज नहीं आ रहे हैं, हाँ कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है, हाँ और स्लीपिंग में भी कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, तो एग्जैक्टली दैट मीन्स हाँ मैं वो कंज्यूम कर सकता हाँ हूँ। ओके। प्लस जो कर्ड होता है वो थोड़ा ठंडा होता है ना। सो अगर आपका बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है तो वो तो आपको सूट करेगा, लेकिन अगर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कफ जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक में, वो उस साइड में है, तो वो आपको कर्ड का नुकसान कर कंजम्पशन नहीं सकता करना है। तो चाहिए। इसलिए आपने कई लोगों को सुना होगा, मैं कर्ड खाता हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, मुझे रात में कर्ड सूट नहीं करता है। सो दैट इज़ द रीज़न। बट अगर हम कर्ड की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए तो मेरा कंसर्न था, क्योंकि उसके अंदर हमने जब अभी प्रोबायोटिक्स की बात करी, हाँ प्रीबायोटिक्स की बात करी, तो एग्जैक्टली उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली तो और कैल्शियम है, कैल्शियम है। अब प्रोटीन बैक्टीरियाज है। के सोर्सेज के लिए हमारे पास में हाँ आप बताओ कि और क्या ऑल्टरनेट्स हैं अगर कर्ड नहीं ले तो? आप बटर मिल्क लो, और आप लैक्टोज फ्री ग्रीक योगर्ट आ चुका है मार्केट में, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, वो आप ओके। इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप आलमंड मिल्क, सोए मिल्क, इनसे कर्ड बना सकते हो। ओके, यस ठीक है। और टर्मरिक? टर्मरिक आपको पता है एशियंट हमारे जितने भी पूर्वजों की बात करें, हमारे दादी नानी के नुस्खों की भी बात करें, तो आपने सब घर में सुना होगा कि हल्दी वाला दूध पी लो। हल्दी वाला दूध पी लो। और आज भी हमारे यहाँ पे शादियों में एक फंक्शन होता है हाँ हल्दी का, हाँ जहाँ पर हाँ बहुत सारी हल्दी सो ओवरऑल स्किन पे लगाई उसके जाती है। मल्टीपल बेनिफिट्स, अगर हम सुबह से लेकर रात तक भी बात करेंगे तो कम पड़ जाएगा। सो सुपर फूड बोल कर्क्यूमिन, सकते हैं? हाँ उसमें जो कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, जिसपे अब हमारा इंडिया तो काफ़ी पहले ही रिसर्च कर चुका था, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में अब वो टर्मरिक लाटे निकाल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हो रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, टर्मरिक दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। तभी हम हल्दी वाला दूध हमने कोविड में भी पिया है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हम रात में हल्दी वाला दूध पीते हैं। सो उसका एक रीज़न ये भी कि वो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो बॉडी में आपके ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करता है। यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसपे हमने अभी जितने भी फूड्स की बात करी, एग्जैक्टली मेजर कैटेगरी एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हाँ ही आ रही है। हाँ एजिंग के अंदर भी हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, कंट्रोल करते हैं एजिंग को? बिल्कुल करता कैसे? है। सी एजिंग इज व्हाट, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ योर सेल, टिश्यू एंड डीएनए। ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप प्रोवाइड करते रहोगे बॉडी को, सो एजिंग कब होता है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता है। सो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, तो हमारे ऑडियंस को फ्री समझाने के लिए रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में सो हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हम किसी जैसे हम सिगरेट, जो आपने सुना होगा स्मोकिंग, वेपिंग, इसको करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में जा रहे होते हैं, अल्कोहल ले रहे होते हैं, या फिर सन डैमेज हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जाते हैं। अब उन फ्री रेडिकल्स, इट इज़ लाइक जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत बदमाश होते हैं। क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं, जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। सो फ्री रेडिकल वही है। Okay. वो क्या करेगा, वो अच्छे सेल्स को जाके
Disturb उनसे करेगा। इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेगा, क्योंकि Okay. वो खुद अनस्टेबल है। तो वो क्या सोचेगा, अच्छे बच्चे के पास जाता हूँ, इसका कुछ ये इलेक्ट्रॉन स्टील करके लाता हूँ और मैं स्टेबल हो जाता हूँ। तो फ्री रेडिकल बॉडी में वो काम करते हैं। तो आपके जितने अच्छे सेल्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, डीएनए, उनको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कम है, तो फ्री रेडिकल इज डैमेजिंग योर सेल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ेंगे। नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सुपर हीरो है। उनका प्रिंसिपल आ गए। एग्जैक्टली तो वो Okay. हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो हमारी स्किन को कैसे बचाएंगे, अब वो एंटीऑक्सीडेंट जो सेल्स से वो चाह रहा था इलेक्ट्रॉन, एंटीऑक्सीडेंट बोलेगा लो ये मुझसे ले लो और Okay. स्टेबल हो जाओ, न्यूट्रलाइज हो जाओ। Okay, तो फ्री रेडिकल्स को वो स्टेबल कर देगा। हाँ, द मोर Okay. एंटीऑक्सीडेंट, द जो आपके फ्री रेडिकल्स है वो रिड्यूस होने लगेंगे, न्यूट्रलाइज होने लगेंगे। Okay. सो दैट विल नॉट हार्म योर स्किन। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चाहिए बॉडी को। अगर किसी को बहुत छोटा स्किन फ्रेंडली डाइटरी चेंज करना होगा तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कट डाउन द शुगर। हाँ। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कट डाउन इन योर छोटा डाइट। बोला था मैंने। ये आई major नो ये step थोड़ा है। डिफिकल्ट है जब हम बात करते हैं शुगर की, तो हमारा डेली अगर हम बात करें तो किसी ना किसी तरीके से शुगर Form में sugar आ कंजम्पशन जाती है। होता है। मुझे ऐसा लगता है पल्लवी कि अगर वाइट शुगर को बैन कर भी दें हम हमारी हाँ। डाइट में, तो भी हमारे पास इनॉर्मस सोर्सेज हैं शुगर के। अगर हम हमारी इंडियन डाइट की बात करें, हाँ हाँ स्टेपल फूड्स, एग्जैक्टली वीट, हाँ राइस, जो भी सारी चीज़ें हैं हाँ। वहाँ से हमारे पास में हाँ। इनफ ऑफ शुगर मिल जाती है हमको। और जितने भी अदर सोर्सेज हम लोग डे टू डे जो भी प्रोसेस फूड्स कहीं से भी कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, उसमें टेस्ट चाहे मीठा आए ना आए, हाँ लेकिन शुगर का प्रेजेंस तो होता है। होता है। तो आई थिंक सो कि अगर वाइट शुगर कट कर दी जाए, क्योंकि मेरी इस बारे में किसी से बात हुई थी, ओके फैमिली ही थे, हाँ तो उन्होंने कुछ ऑफर किया, हम लोग उनके यहाँ गए, ओके तो आई वॉज नॉट टेकिंग द ड्रिंक दैट दे ऑफर्ड, ओके टेलिंग देम कि आई डोंट टेक शुगर, आई अवॉइड, आई ओके ट्राई टू अवॉइड। हाँ तो बोले कि ना शुगर लो हो जाएगी, अच्छा अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी शुगर एक दिन Sugar लो हो low हो जाएगी, जाएगी। तो इसलिए कंज्यूम कर लो। उस हाँ। समय तो उन्होंने तो ठीक है, फैमिली थे तो उन्होंने मस्ती में बोल दिया। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कभी लगता है कि हो सकता है कि शुगर कट डाउन करी और शुगर लो हो रही है इस वजह से? देखो शुगर लो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि शुगर लो नहीं होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी दिन भर की डाइट कैसी है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शक्कर खा के हम शुगर को बैलेंस करेंगे। सो जैसे लेकिन आपने जितने भी बताया लोग, सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या जितने भी लोग शुगर कम कर रहे हैं, कि सब लोगों के पास में ये प्रोबेबिलिटी है कि उनकी शुगर नीचे जा सकती है? बिकॉज लो शुगर इज ऑल्सो इशू, हाँ हाई शुगर के साथ साथ। तो हाँ सो अगर आपके घर में ये हेरिडिटरी है तो माइट बी पॉसिबल कि आपके जीन्स वैसे होंगे। सो ये सब चीज़ें उसके थ्रू भी होती हैं। प्लस अगर हम इसको हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं कि ठीक है ये एक रीज़न नहीं है। सो जब हम शुगर खा रहे होते हैं, तो हम अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स तो हम सभी खा रहे होते हैं, फ्रूट में भी शुगर होता है, फ्रूट में भी है, फ्रक्टोज। राइट। और आप जो ब्रेड खा रहे हैं, जो भी पास्ता खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ कार्ब्स यू आर ईटिंग, दैट इज अगेन गिविंग यू शुगर। स्वीट फील नहीं होता लेकिन शुगर तो है। हाँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो जो भी आप खा रहे हो उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का शुगर तो है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन भर, हाँ अगर आप फास्टिंग मोड में हो तो ऑब्वियसली योर ब्लड शुगर विल ड्रॉप। ठीक है, तो वो समझ में आता है कि जल्दी से चीनी वाला पानी पी लो या नमक शक्कर का घोल पिला देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो फिर ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, ब्लड शुगर लेवल्स ड्रिप नहीं होगा। ओके। और कुछ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन बताओ आप, ग्लोइंग स्किन से कनेक्ट करते हैं उसको, कि स्किन ग्लो करनी है और स्नैकिंग भी करनी है, तो आप बताओ मुझे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अभी तो मार्केट में भी काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, बट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर होममेड ऑप्शंस। सो व्हेन इट कम्स टू जो सबसे फेवरेट है हमारा, जो चिप्स होता है पैकेट का, जो हम खोल के फटाफट खा लेते हैं। सो उसमें काफ़ी एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पाम ऑयल होता है जो कि हम रीड भी नहीं करते और हम बस बाय करते हैं और खा लेते हैं, और हम बच्चों को भी बहुत इजीली उसको ऑफर कर देते हैं। धीरे धीरे आप ट्राई तो कर रहे हैं कट डाउन करने के लिए बच्चों के साथ भी, और धीरे धीरे अब मैं पर्सनली अपने बेटे की बात बता रहा हूँ कि अभी लास्ट मंथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैंने नहीं लिया था कई, उसने मुझे ऑब्जर्व किया कि मैं कई सारी जगहों पर स्वीट्स नहीं ले रहा हूँ। ही वांटेड टू नो व्हाट्स द लॉजिक। आई टोल्ड हिम कि साइंस दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, या सर्टेन चीज़ें उसको समझाई। तो बोले कि पापा अब से मैं भी नहीं लूँगा, तो आई विल बी ऑन अ नो शुगर मोड।
तो अब उसके बाद से लेके उसको कोई कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा है, हाँ, चॉकलेट ऑफ़र कर रहा है, तो बोले जाओ पहले पापा से पूछ कर आओ। हाँ, फिर अब उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया कि इतने ज़्यादा उसकी क्रेविंग्स को हम लोग डिससैटिस्फाई नहीं करते हुए, एग्ज़ैक्टली। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ चीट डे कॉन्सेप्ट हाँ, हाँ। कि आप है ना मंथ में 1 दिन चीट डे कर लो। हुँ, फिर उस दिन उसने 2 बार ले लिया, तो पापा बोले इस महीने मैंने 2 बार चीट डे ले लिया है। तो अब ओके। मैं आई एम ट्राइंग टू मेक हिम लर्न कि हुँ, शुगर इज़ नॉट गुड। एटलीस्ट वो हुँ। कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड करते चले। एग्जैक्टली बहुत exactly, छोटे रोहित, हैं अभी वो। चेंजेस जो आते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, वो ओवरनाइट नहीं आते हैं, वो एग्ज़ैक्टली, विथ टाइम आते हैं। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो हैबिट बनेगा, हैबिट लाइफस्टाइल बनेगा आगे जाके। राइट। सो ये घर से ही स्टार्ट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लाइफस्टाइल, सो समहाउ आवर किड्स आर ऑब्जर्विंग इट ऑन अ डेली बेसिस। हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। अगर मैं सुबह उठती हूँ, तो अगर मैं रोज़ उसके सामने एक पानी पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, नींबू डाल के पी रही हूँ, सो माई किड इज़ वॉचिंग मी कि मेरी मम्मा ये कर रही है, या फिर मेरे पापा डेली जिम तो जा रहे अडॉप्ट कर हैं, लेंगे। एग्जैक्टली एग्स खा रहे हैं, प्रॉपर सीड्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं। आप कितने सारे बच्चों को घर पे बोलोगे कि आलमंड खा लो, वॉलनट खा लो, नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो किसी और को देखेंगे, किसी और बच्चे को खाते हो, तो बोलेंगे अच्छा ये मेरा फ्रेंड खाता है, मम्मा मुझे भी खाना है। सो दिस इज हाउ ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनका वर्क करता है। इसलिए बताओ ना कि हेल्दी स्नैक्स में क्या खिलाना है, तो फिर सो वो हेल्दी स्नैक्स इंट्रोड्यूस में करते हैं। आप होममेड रोस्टेड मखाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड जिसे हम कहते हैं, वो खा सकते हो। रोस्टेड चना खा सकते हो। एंड आपके जो चिकपीस होते हैं, जो हम छोले कहते हैं, उसको भी आप एयर फ्रायर करके बहुत अच्छे से घर पे बना सकते हो, रोस्ट करके आप वो खा सकते हो। देन वी हैव हमस विथ कैरेट एंड क्यूम्बर स्टिक्स, आप वो खा सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द लाइक रोस्टेड एंड हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस जो आप खा सकते हो। खाने का टाइमिंग मैटर करता है? उसकी वजह से भी आपको लगे कि स्किन हेल्थ पे या फिर नॉर्मल हेल्थ पे भी कुछ कंसर्न्स आते हैं? सी देखो, ऐसे कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। अगर आप कभी वंस इन अ ब्लू मून इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि आजकल सबका लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लेट नाइट बाहर होते हैं, सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कभी लेट खाकर आओ। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे दो चीज़ों का ध्यान दो, अगर आपकी जो डाइजेशन है, सोने से 3 घंटे लगते हैं अगर आप कोई खाना खाते हो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में। सो योर स्टमक इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। सो अगर आप खाना खाते हो लेट नाइट, सपोज 11 बजे खाया या 12 बजे खाया, और 1 बजे तक आप सोने चले गए, सो जो टाइम होता है डाइजेशन का वो कम हो जाता है। सो वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में पड़ा रहेगा, और जब वो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहेगा इंटेस्टाइन में, तो अगेन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सफ़र करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे ऑर्गन्स सफ़र करेंगे। सो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा वो? हाँ, ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होगा, नेक्स्ट डे ब्लोटिंग। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं आज कल मैंने राजमा खाया था, छोले खाए थे, या फिर नान बटर चिकन खाया था, नेक्स्ट डे मेरा फेस एकदम पफी था, मैं बहुत ब्लोटेड फील कर रहा था, रिंग्स टाइट हो रही हैं लोगों की। सो अगेन आपने अल्कोहल लिया, आपने अच्छा खासा बाहर का खाना खाया, एंड दैट इज़ फुल ऑफ सॉल्ट, फुल ऑफ एसिड्स, फुल ऑफ आपका फैट्स। सो ट्रिगर क्या करेगा आपको? इन्फ्लेमेशन होएगा बॉडी में। ये सब चीज़ें अगर टाइम पे खा लें और फिर उसके बाद वॉक कर लें, थोड़ा-सा ईज़ आउट करें, तो हाँ, सो थोड़ा-सा ऐसा नहीं कंट्रोल है। होगा कुछ? एग्जैक्टली, तो बाहर खाना हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन माइंडफुल ईटिंग हम कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल हम कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है कभी कभार हुआ तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप बाहर खा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है आपके लिए, और उससे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। अगर आप देखोगे कि जब आप लेट खाना खा रहे हो तो आपकी स्लीप हमेशा उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आपने 8-9 बजे अगर उससे पहले डिनर कर लिया होगा, तो स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होती है। और स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी तो स्किन पे फ़र्क आएगा? बिल्कुल फ़र्क आएगा। बॉडी को टाइम मिल रहा है रीजनरेशन करने का। सेल रिजुविनेशन कब होएगा? जब आप प्रॉपर स्लीप लोगे। और जब हम स्लीप प्रॉपर लेते हैं ना, तो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बॉडी में स्ट्रेस नहीं हार्मोन। बनता है। एग्जैक्टली, अगर आपकी स्लीप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो कॉर्टिसोल बॉडी ज़्यादा बनाती है। सो अगेन दैट विल शो अप ऑन योर फेस, ऑन योर स्किन। सो डेफिनेटली मील टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देता हूँ। सो करना नहीं चाहिए ना? नो, बिकॉज आपको जैसे सुबह उठते ही एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। आपकी गाड़ी कब चलती है? जब आप उसमें पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो। सो ऐसे ही बॉडी कैसे वर्क करेगी? जब तक आप उसको प्रॉपर फ्यूल नहीं दोगे, रॉ मटेरियल नहीं दोगे, एंड यू वांट योर बॉडी। अगर हम जैसे आज बैठे भी हैं तो हमारी बॉडी तो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही है। अगर मैं ब्लिंक कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो माई बॉडी इज़ वर्किंग 24/7। ठीक है, For sure. उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है।
सो उसको फ्यूल की ज़रूरत है। तो जब हम सुबह उठते हैं और अगर हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं, सो वो आपके एनर्जी लेवल्स को डिप करता है और आप फिर कुछ भी सामने आएगा, आप वो बिंज ईटिंग करोगे, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। पर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना पल्लवी की, इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक बीच में बहुत अच्छा कल्चर आया था। आई हाँ पर्सनली आई एम हाँ फॉन्ड ऑफ इट, हाँ मुझे सूट करता है, हम्म बट सबके लिए शायद वो है या नहीं। हाँ एक बार उस पर लाइट थ्रो करो, बिकॉज उसके अंदर सुबह उठने के बाद भी एकदम से ब्रेकफास्ट पहले मैं लेता था, अब नहीं लेता हूँ। हम्म आई ट्राई टू स्किप अ फ्यू आवर्स एटलीस्ट, हम्म बिकॉज अब वो विंडो हमने फ्रेम कर दिया है कि इसके अंदर ही खाना है। हम्म तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? वो सही है या फैड है? कोई साइड इफेक्ट्स हैं उसके, तो वो भी बताइए। सी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है व्हेन इट कम्स टू योर वेट मैनेजमेंट, है ना। और पर ये सबके लिए नहीं है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर अ लैक्टेटिंग मदर, इफ़ यू आर हैविंग डायबिटीज़ और Okay, हाँ। एनी अदर लाइक हेल्थ इश्यूज। और हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल एवरेज पर्सन है तो हाँ, सो वही बात है कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स और विमेन, हमारे हॉर्मोन्स आपसे बहुत डिफरेंट है। हाँ। तो हमारा जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी बहुत डिफरेंट है। सो आपकी अगर हम बात करें तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स और विमेन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, क्योंकि वो हॉर्मोन्स अगेन हमारे हॉर्मोन्स बहुत डिफरेंट होते हैं आपके हॉर्मोन से। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है। So I बट cannot suggest my wife to go for intermittent नो fasting. नो, अनटिल एंड अनलेस अगर उसको सूट करता है। सी ट्रायल करना हमारा वो है, क्या कहते हैं, हमको ट्राई करते रहना पड़ेगा। न्यू प्रैक्टिसेस आते रहेंगे, न्यू ट्रेंड्स आते रहेंगे। अभी बीच में पहले कीटो डाइट था, मेडिटेरियन डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, पैलियो है, बहुत सारे डाइट्स हैं। जब हम बात करते थे, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते थे, तो 3 तरीके का होता था डाइट, या तो वेजिटेरियन, या तो नॉन वेजिटेरियन, या तो एगिटेरियन। अभी आप बोलोगे, कोई बोलेगा मैं वीगन हूँ, कोई बोलेगा मैं कीटो डाइट फॉलो करता हूँ, कोई बोलेगा मैं ओमैड भी है, 1 मील अ One डे, meal a day. है ना। सो सबके अलग अलग डाइट वर्जन्स हैं। सब किसी को कुछ सूट होता है, किसी को, बट इट इज़ लाइक वेरी मच यू शुड कीप इट इन अ माइंड कि एक चीज़ जो आपको सूट कर रही है वो मुझे हो सकता है One shoe does not fit all. एग्जैक्टली। सो इंडिविजुअल डाइट हर किसी का डिफरेंट होता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी ऐसा ही है कि अगर आप करते हो और आपको सूट करता है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपकी बॉडी को गट रीसेट करने का टाइम मिल रहा होता है फास्टिंग मोड में, और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उस समय बहुत अच्छा होता है। सो आप इसके लिए कर सकते हो वेट लॉस के लिए, बट हर किसी के लिए नहीं है वो। ओके, एक सिंपल स्किन ग्लो स्मूदी की रेसिपी व्यूअर्स के लिए। हाँ, ये तो आपका फेवरेट पार्ट होना है। भी हर चाहिए। किसी को जानना है कि स्किन स्मूदी और या फिर ऐसा कोई जूस, हाँ, मिरेकल जूस हम Miracle बता juice. दें कि जिससे आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहे। सो बेसिकली स्मूदीज देखो, जैसे हम बता चुके हैं कि विटामिन ई, विटामिन सी, ए और आपका ओमेगा 3, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो स्मूदीज़ में भी अगर एक स्मूदी की मैं आपको बताती हूँ रेसिपी, बहुत इजी है, आप डेली कर सकते हो। आपको हाफ बनाना लेना है, आपको हाफ कप स्पिनच लेना है, एंड कोकोनट वाटर लेना है। देन वी हैव चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड 2 वॉलनट्स। इन सबको ब्लेंड करना है और उसको लेना है। एंड अगर विंटर है तो आप उसमें थोड़ा सा आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अगर ऐड करना है तो आप उसमें जिंजर या फिर टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम समर्स की बात करें तो आप आंवला जो अभी नहीं आता है जैसे, लेकिन ठंड में आता है, सो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आंवला, टर्मरिक, जिंजर, एलोवेरा, कोकोनट वाटर एंड क्यूकम्बर, इन सबको मिक्स करके एक जूस बना सकते हैं, ग्रीन जूस जिसे मैं कहती हूँ, और उसको पीजिए। आप 3 महीने करके देखिए, आपकी स्किन में ग्लो बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज थ्रू कुकुम्बर यू आर गेटिंग ऑल द फाइबर पार्ट एंड इट विल सूद योर स्किन। आप अगर एलोवेरा और आंवला लेते हैं तो विटामिन सी मिलेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है आपको जिंजर और टर्मरिक से। मिंट लीव्स डालिए, उसमें तुलसी लीव्स डालिए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 दे रहे हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ all the nutrients that your skin is craving for. ये कंज्यूम कब करना है, मतलब empty early morning? stomach ले सकते हो, मिड मॉर्निंग ले सकते हो, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच का जो पीरियड होता है मिड मॉर्निंग, या तो आप उसमें ले सकते हो या फिर एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। अब कुछ मिथ्स बस करते हैं, ठीक है, क्विक फायर। ऑयली खाना खाने से स्किन ऑयली होती है? नॉट रियली, इट्स अ मिथ अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी में खा रहे हैं और कहाँ खा रहे हैं।
सो ऑयली फूड घर पे बना हुआ है तो वो मेरे कंट्रोल में है, मैं देख सकती हूँ कि कौन सा ऑयल उसके लिए मैंने यूज़ किया है और कितने अमाउंट में यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बाहर खा रही हूँ तो ऑब्वियसली इट कैन अफेक्ट माई डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कैन गिव मी इन्फ्लेमेशन, सो इट डिपेंड्स। Drinking more than 3 liters of water is always good for the health? दिस इज़ अगेन आई विल से अ मिथ, ऐसा कुछ है नहीं। हर इंडिविजुअल की नीड डिफरेंट होती है, बच्चे की अलग है और एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर की अलग होगी, एक जिम जाने वाले पर्सन का अलग होगा, सो इट डिपेंड्स। Supplements can replace food completely for skincare? Not at all. It cannot, and it will never replace the whole food we have. Like जितना भी नेचर में है वो ऑर्गेनिक है, वही खाइए आप। सप्लीमेंटेशन कैन ओनली फिल द गैप्स, इट कैन नॉट बिकम योर होल मील। Is it true that spicy food causes acne? या यू कैन से दैट, बिकॉज अप टू अ सर्टन एक्सटेंट अगर आप स्पाइसी फूड डेली बेसिस पे खा रहे हो तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन एंड अगेन यू विल गेट द एक्ने। स्पाइसेस के तो अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी तो हैं, जैसे ब्लैक पेपर हाँ, है, डिपेंड करता है आप टर्मरिक है। कौन से स्पाइसेस खा रहे हो, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है और आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सो किसी को स्पाइसी फूड सूट कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता है। एक्ने से कैसे कनेक्ट करेंगे उसको? आई टोल्ड यू ना, इट विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो आप जितना स्पाइसी खाओगे उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगी बॉडी, और जितना ज़्यादा एसिडिटी और एसिड्स प्रोड्यूस होंगे उसके कारण आपको गट में प्रॉब्लम होगा। सो हाइपर एसिडिटी विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन डाइजेशन, एंड अल्टीमेट प्रॉब्लम जो डाइजेशन है, जो हमारा गट है, वो हमारे स्किन से रिलेटेड है। सो इट इज़ सम हाउ रिलेटेड। What are your 3 golden nutrition rules for anyone who wants a radiant skin? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गोल्डन रूल्स, बट फॉर मी, हर डाइटिशियन का अपना अपना हो सकता है, बट फॉर मी, इफ़ यू विल आस्क मी, तो मैं बोलूँगी जितना कलरफुल प्लेट आप बना सकते हो, वेदर ये पहले एडिंग भी मोर पढ़ा ऑफ था। ग्रीन्स, Right. येलो, रेड, मोर ऑफ पर्पल, सो जितना कलरफुल आपका प्लेट होगा, सो फर्स्ट गोल्डन रूल विल बी कि एड मोर ऑफ कलरफुल वेजीज एंड फ्रूट्स। देन द सेकेंड इज़ हाइड्रेशन, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी है कि जितना ज़्यादा आप अपने सेल को हाइड्रेटेड रहोगे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड द थर्ड विल बी योर एडिंग प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। Okay, so here we go. Thank you so much Pallavi for giving so much insights, and मुझे लगता है कि शायद हमें part 2 करना पड़ सकता है, तो I'll connect with you again. Thank you so much, Rohit, for having me on your podcast. And I truly enjoyed our conversation. And I would love to come again whenever you will give me a call कि फिर से आना पक्का है, तो पक्का। I will definitely come. And to be very honest, thanks to you as well for giving me such a good platform or opportunity to share my thoughts with your audience. The pleasure is all mine. Thank you.